खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रेनू बाला आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड के खास बुलेटिन की। नैनीताल हाईकोर्ट ने आदेश के बाद भी सुविधाओं का बकाया जमा न करने पर महाराष्ट्र के राज्यपाल व उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी को नोटिस जारी किया गया है। हाई कोर्ट ने 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट सुविधाओं के बकाया मामले में पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा व बीसी खंडूरी के खिलाफ जारी अवामन के नोटिस पर रोक लगा चुका है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री व पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक बिजली पानी का करीब 11 लाख रुपए बकाया जमा कर चुके हैं। मामले के अनुसार पूर्व के रूरल रेगुलेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। डिजास्टर मैनेजमेंट की बैठक में पुलिस समिति दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्य कार्यक्रम के दौरान देहरादून की पुलिस लाइन में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्य रूप से शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जहां परेड की सलामी ली, वहीं शहीद स्मारक पर पुलिस एवं अर्धसैनिकों बलों के शहीदों को पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के शहीद पुलिस व अर्धसैन्य बलों के परिजनों को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि आज के दिन अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अर्धसैन्य बल व पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि दी जाती है। उन्होंने कहा कि विगत एक वर्ष में भारतवर्ष 2265 अर्धसैनिक बल एवं पुलिस कर्मी शहीद हुए हैं, जिसमें उत्तराखंड पुलिस के 6 वीर शहीद हुए हैं। ड्यूटी के दौरान प्राणों की आहुति देने वाले ये पुलिस कर्मी हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। मुख्यमंत्री ने शहीद कोष के लिए 75 लाख की राशि स्वीकृत करते और सहायक उप निरीक्षक व निरीक्षक व भर्ती भत्ता में 1000 रुपए की वृद्धि की घोषणा की है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने विधानसभा क्षेत्र डोईवाला का दौरा कर वहां आदर्श ग्राम पंचायत मांजरी घाट का उद्घाटन किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने आदर्श ग्राम के रूप में चयनित राज्य में 95 अन्य गांवों का भी ऑनलाइन उद्घाटन किया। उन्होंने बताया है कि आदर्श ग्राम घोषित होने पर कृषि में सुधार आएगा और किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। इसके लिए सरकार द्वारा 15-15 लाख रुपए का रिवॉल्विंग फंड समूह में माध्यम में इन ग्रामों को दिए जाए। कार्यक्रम में कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट किया जाने के करने के किसानों को भी सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ सब्सिडी पर किसानों को कृषि यंत्र भी दिए गए। सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत, कृषि मंत्री संबोध उनियाल ने नाबार्ड के चेयरमैन भी इस मौके पर मौजूद थे। सुनील भैया विलेज एक ऐसी योजना है जो किसानों के सहकार से चलेगी और हमारे कृषि मंत्री जी का एक कॉन्सेप्ट है। निश्चित रूप से इससे हमारी जो किसान है उनकी आय की वृद्धि। उत्तराखंड राज्य में 85% जो किसान है वो लघु और सीमांत किसान है। ऐसे में ये योजना किसानों के लिए निश्चित रूप से लाभकारी होगी और धीरे धीरे आज राज्य में 95 गाँवों को इसके अंदर कवर किया गया है। धीरे धीरे इस योजना का और विस्तार किया जाएगा। अभी हमने हर ब्लॉक में कोशिश की है कि एक गाँव ने जो जिस न्याय पंचायत में गाँव इस वर्ष लिया, अगले वर्ष दूसरी न्याय पंचायत में लिया जाएगा। और धीरे धीरे हमारा ये है कि हम 6-7 वर्षों में प्रदेश की हर न्याय पंचायत में एक आदर्श गाँव बनाएं, जो आदर्श गांव पूरे देश के लिए एक मॉडल होगा और देश विदेश से लोग एक टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से उन गांवों को देखने आएंगे। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने देहरादून के डाकपत्थर क्षेत्र का दौरा किया। अपने दौरे के शिक्षा मंत्री ने वीर शहीद केसरी चंद राजकीय महाविद्यालय में 2 करोड़ की लागत से बने नवनिर्वाचित भवन का उद्घाटन किया। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि कोरोना महामारी के बीच राज्य के करीब 1,22,000 छात्रों ने परीक्षा दी है और इन परीक्षाओं के परिणाम 30 अक्टूबर तक आ जाएंगे। उन्होंने कहा है कि इस समय 79% यूजी और 93% पीजी कॉलेज के ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री ने कहा है कि 30 नवंबर से राज्य में प्रोटोकॉल सब्जेक्ट की शिक्षा शुरू होने जा रही है, जिसके लिए सरकार ने हर तरह की व्यवस्था कर ली है। हमारे सबसे जो आज सीनियर नेता है हमारे प्रदेश के देखिए, हमने
पूरे कोरोना काल में 1,22,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिए हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि सारे बच्चों ने सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से एग्ज़ाम भी दिए हैं और 30 अक्टूबर तक सारे बच्चों के रिजल्ट घोषित हो जाएंगे। और इस बार 89% यूजी कॉलेजों में और 93% पीजी कॉलेजों में ऑनलाइन पढ़ाई हमारी चल रही है। और अब जैसे महामारी ख़त्म होगी, भारत सरकार की जल्दी गाइडलाइन आने वाली हैं, हम नवंबर से अब प्रैक्टिकल सब्जेक्टों को जो है पढ़ाने वाले हैं सब बच्चों को। 100% हमने प्राचार्य दे दिए कॉलेजों में, 100% फैकल्टी दे दिए है, 100% पुस्तकें दे दी हैं, बच्चों के लिए स्मार्ट क्लासें दे रहे हैं और जो जो बच्चों को ज़रूरत है कॉलेजों में वो सारी सुविधाएं हमारी सरकार दे रही है। और मैं माननीय अपने विधायक जी का धन्यवाद दे रहा हूं कि उनके प्रयासों से 8 करोड़ रुपए की लागत से इस महाविद्यालय में साइंस ब्लॉक बनने वाला है। उसका भूमि पूजन जल्दी हम मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से यहाँ पे करने वाले हैं। और इतना ही नहीं, हम इस कॉलेज में चाहे गृह विज्ञान हो, चाहे समाजशास्त्र हो, ये जो डिमांड है कॉलेज के छात्रों की कि वही 2-3 सब्जेक्ट हमको पीजी में और खोले जाए, तो आज ही मैंने प्राचार्य को निर्देश दिए हैं कि अगर 30 बच्चे पीजी में हो जाएंगे तो हम अगले सत्र से 2-3 विषयों में यहाँ एमए की क्लासें और चलाएंगे। लॉकडाउन खत्म हुआ है, कोरोना नहीं। अब और भी अधिक सावधानी है जरूरी। त्योहारों और शादियों का मौसम आ रहा है, यही है हमारी परीक्षा की घड़ी। भीड़ से दूर रहकर, मास्क पहनकर और 2 गज की शारीरिक दूरी बनाकर ही हरा सकते हैं कोरोना को। इससे डरना नहीं, लेकिन सतर्क रहना है। याद रखिए, जब तक दवा नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कर लो प्रण, होगा कोरोना का अंत। उत्तराखंड सरकार कोरोना से लड़ते हुए भी विकास और जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इस लड़ाई में हम तभी विजय प्राप्त कर सकते हैं जब हम सब मिलकर कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन चलाएंगे। बाजारों में, ऑफिसों में सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करते हुए सतर्कता बरतें, हाथों की सफाई का ध्यान रखें, मास्क लगा कर रहें। यही आपका सुरक्षा कवच है जो न सिर्फ आपको बल्कि आपके परिवार को भी सुरक्षित रखेगा। बदल कर अपना व्यवहार करें कोरोना पर वार। मतवा मिशन के संस्थापक श्री श्री हरिचंद गुरुचंद के श्रीमती स्वामी ब्रह्मचारिणी बाबा गोपाल जी के दिनेशपुर के मंदिर परिसर में नम आंखों से समाधि दी गई। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कहा है कि महाराजा जी के जाने के बाद एक अपूर्ण क्षति हुई है। ये क्षेत्र पिछड़ेपन का शिकार था और श्रीमती स्वामी ब्रह्मचारिणी बाबा गोपाल दास जी का यहाँ समाज के उत्थान में एक अहम भूमिका निभाई थी। जो ये संस्था है, ये मानव कल्याण के लिए काम करती है और इस क्षेत्र में 1980 में यह क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ था। यहाँ बाबा गोपाल दास जी के चरण कमल यहाँ आए और उन्होंने समाज को जोड़ने का काम किया और 1980 में ये बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। यहाँ स्थापित करना, संप्रदाय को जोड़ना बहुत बड़ी चुनौतियाँ थी। समाज में एक चेतना जागृत करने वाले और संपूर्ण भारत का अध्ययन करने वाले ऐसे आदरणीय गोपाल महाराज जी का निधन हुआ, ये वास्तव में समाज के लिए बहुत बड़ी क्षति है। इस क्षति की पूर्ति संभव नहीं है, लेकिन सबको उनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए। उनकी स्मृतियों को, उनके क्रियाकलापों को अपने अंतर मन में आत्मसात करते हुए हमने नए जीवन दर्शन को करना चाहिए और आम जनमानस के कल्याण की बात करनी चाहिए। जिन्होंने हिंदुस्तान के और दुनिया के अनुसूचित जाति जनजाति और शोषित लोगों की आवाज़ को बुलंद किया था। आज बड़ा दुखद दिन है कि आचार्य गोपाल दास जी महाराज जो हैं, आज उनका देहांत हुआ है। लेकिन ऐसे लोग अजर और अमर रहते हैं जो समाज को जीते हुए मरते हैं। इन्होंने पूरी दुनिया में अलग जगाई। सितारागंज ब्लॉक के ग्राम प्रधान ने ग्राम पंचायतों में आ रही विभिन्न समस्याओं को लेकर क्षेत्रीय विधायक सौरभ बहुगुण से मुलाकात की। प्रधान ने समस्या का समाधान करने की गुहार ग्राम प्रधान से लगाई। विधायक ने प्रधानों की समस्याओं को सुना और उनके जल्द हल का आश्वासन दिया। ग्राम प्रधानों ने आरोप लगाया है कि विभागीय अधिकारियों की लापरवाही से विकास कार्य बाधित हो रहे हैं।
उन्होंने अधिकारियों पर तानाशाही का आरोप लगाया। 14 से 15 प्रधान आए थे, उनकी कुछ क्षेत्र के लिए की समस्याएं थी, तो उसी समस्या के लिए मैंने हिमांशु और हमारे सीडीओ हैं और हमारी जिले की डीएम अधिकारी से बात करी है और उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि बहुत जल्द इनकी समस्याओं का निस्तारण करेंगे। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश गौतम ने लक्सर दौरा किया। उन्होंने अपने दौरे के दौरान नरेश गौतम से लक्सर के गनोली गांव में आयोजित पार्टी की समीक्षा बैठक की अगुवाई की और पार्टी रणनीति पर चर्चा की। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में बसपा तीसरी ताकत के ऊपर उभर रही है। भाजपा और कांग्रेस ने शुरू से ही प्रदेश की जनता को झूठे सपने दिखाकर छला है, जिससे प्रदेश की जनता में भारी रोष है और वह इन दोनों पार्टियों का असली चेहरे को पहचान चुकी है। इस मौके पर प्रदेश महामंत्री राजेंद्र चौधरी ने कहा है कि आने वाला समय बसपा का है, चाहे जिला पंचायत का हो या फिर ग्राम पंचायत का। सभी पंचायतों में बसपा के प्रत्याशी ही विजय का परिचय लहराएंगे। आज खानपुर विधानसभा में सेक्टर कमेटी और बूथ कमेटी का समीक्षा थी और समीक्षा बैठक को हमने खुद ही कोऑर्डिनेट किया, क्योंकि विधानसभा और जिला पंचायत का जो चुनाव है उसकी तैयारी हम कर रहे हैं पूरे जोरों पर। और बहुजन समाज पार्टी यहाँ प्रदेश में तीसरी ताकत के रूप में उभरेगी, क्योंकि एक बार कांग्रेस आ जाती है, एक बार बीजेपी आ जाती है। कांग्रेस और बीजेपी से लोग त्रस्त हो चुके हैं, एक बार कांग्रेस फिर बीजेपी फिर कांग्रेस, तो लोग त्रस्त हो चुके हैं। कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी तीसरी ताकत के रूप में आ रही है और बहुजन समाज पार्टी अपना वजूद तीसरी ताकत के हिसाब से यहाँ पर सरकार बनाने के बूथ स्तर पर मजबूत करने का काम कर रहे हैं और सर्व समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात ये स्पष्ट है कि पंचायतों में ये अतिशोक्ति नहीं कि जो आने वाला चुनाव जब भी सरकार करावे, दो 4 महीने को कराओ, 6 महीने में कार्यकाल पूरा होने को है, उसमें बहुत मजबूती के साथ में बहन माया जी के निर्देश पर जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनके नेतृत्व में जिला पंचायत अध्यक्ष भी, क्षेत्र पंचायत प्रमुख भी और गांव में बहुत बड़ी तादाद में प्रधान और क्षेत्र पंचायत से जीतना काम कर। विकासनगर जनपद देहरादून में मां यमुना रक्षक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप दुबे व कार्यकर्ताओं द्वारा आज उप जिला अधिकारी विकासनगर कार्यालय में 2 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान उप जिलाधिकारी विकासनगर को ज्ञापन पेश करते हुए चेतावनी देते हुए बताया गया है कि पूर्व में संघ द्वारा 2 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को भेजा गया था, लेकिन ज्ञापन देने के बाद भी प्रशासन द्वारा जनहित की मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाना खेद का विषय है। उन्होंने कहा है कि अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो मां यमुना रक्षक संघ जानीपुर ग्राम पंचायत में जनता के साथ क्रमिक अनशन करने के लिए बाध्य होगी। इस अवसर पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रजत सिंह, राष्ट्रीय महासचिव पंजाब सिंह, मजीठिया मोनू कुमार, अनु शर्मा, मनोज चौहान, सुरेश, अनिल राठौर, शुभम दिलशाह, उमेश विजेंद्र आदि मौजूद थे। 2 सूत्रीय मांगों पर हमारे द्वारा अभी हाल ही में एक ज्ञापन प्रेषित किया गया था, जिसमें से कि पहली मांग जो थी वो यह थी कि जिला पंचायत की वसूली जय शुल्क वसूला जा रहा है और एनएच को बाधित कर वसूला जा रहा है। वहीं जब ठेकेदार से इस संबंध में पूछा गया था तो उनके द्वारा एक कागज़ दिया गया था जिस पर साफ लिखा हुआ है कि एनएच पर कोई वसूली नहीं होगी और रॉ से बाहर जाकर जो है मतलब रॉ से नीचे कर सकते हैं वसूली, और वो रॉ को पे ही उन्होंने बैरिकेडिंग लगा के वसूली चल रही है। वहीं दूसरी ओर बाड़वाला में उक्त वसूली की जा रही थी, पर वो वसूली कुछ माह से नहीं की जा रही है। इसका मतलब कुछ विशेष वर्ग को लोगों को लाभ देने के लिए जो वहाँ पर वसूली पहले चल रही थी अब जो है हटा दी गई है। तो अलग अलग सरकार की और प्रशासन की जो कथनी करनी में समानता नहीं है। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए JK24।